मेरे सभी प्यारे देशवासियों के लिए नमस्कार, भाइयों बहनों के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बहुत ही ज्वलन मुद्दे पर बात करेंगे जो आप आजकल सोशल मीडिया में देख रहे हो। और यह मुद्दा बहुत जरूरी है उन सभी देशों के लिए जो अभी विकासशील है और अभी ऐसी जहां पे गृह युद्धों की कंडीशन बनी ही रहती हैं। हम अपने भारत देश को भी अलग नहीं समझ सकते, क्योंकि आप देखते हो कि साउथ की पॉलिटिक्स अलग चलती है, नॉर्थ ईस्ट की अलग चलती है, नॉर्थ की आपकी कश्मीर की अलग चलती है। तो इस तरह से आप अगर महाराष्ट्र की बात करो तो हर जगह की अभी भारत में भी कुछ ऐसी कंडीशंस चलती रहती हैं। तो ये भी देश हमारे देश से बहुत ही कहा जाए परिस्थितियों में अलग नहीं था। हाँ, हमारा देश बड़ा है, थोड़ा संपन्न है, लेकिन कंडीशन किसी भी देश में कभी बन सकते हैं, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि ये क्या है, जेन जी क्या है, ये कंडीशन क्यों पैदा हुई और क्या और किन किन देशों को ऐसे इस कंडीशन या ऐसी परिस्थितियों से सचेत होकर आगे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें कि सबसे बड़ा सवाल बहुत लोग सोच रहे हैं, ये जेन जी है क्या। ठीक है, जेन जी वो पीढ़ी है जो, अगर सब लोग जाने 1997 से 2012 के बीच जो पीढ़ी पैदा हुई है वो जेन जी सीढ़ी में। जेन जी सीढ़ी का मतलब क्या है? ऐसी जो आपकी पीढ़ी है, जो पीढ़ी जो कंप्लीटली डिजिटल एज में ही पैदा हुई है और उसी को देख के आगे बढ़ी है। क्योंकि आपको सभी को पता है सन 2000 के आसपास इंटरनेट आया, सारे कंप्यूटर डिजिटल क्रांतियां स्टार्ट हुई, तो उसी दौरान जो बच्चे पैदा हुए उनको सभी को, जो उसी में ही सोशल मीडिया में ही पले बड़े, उनको जेनजी कहा जाता है। जो इससे जस्ट पहले वाले हैं उसको आप, ये जेड है तो उसके पहले वाई आप समझ सकते हो, जनरेशन वाई, या उसको दूसरे टर्म में मिलेनियल भी बोलते हैं। उसके जस्ट पहले वाली श्रेणी थी या पीढ़ी थी जनरेशन एक्स, जो सन 65 से 80 तक थी। उसके पहले वाली बेबी बूमर 46 से 64 की, और उससे पहले साइलेंट, जिनको कुछ पता नहीं था, शांत पड़े रहते थे अपनी खाट में, साइलेंट जनरेशन भी थी। वो बस बाहर निकल के आंदोलन करते जरूर थे लेकिन इंटरनेट से कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे हम ये सब समझ रहे हैं, ये कुछ अगर विद्यार्थी देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ उनके काम की चीजें हो। तो मतलब मेन चीज जो कंप्लीटली जो डिजिटल युग से ही देख देख के पले बड़े हैं वो जनजी पीढ़ी है। तो अब ये जनजी पीढ़ी क्या है, क्या दिक्कत है, नेपाल में क्या हुआ, मेन प्रॉब्लम क्या हुई? तो हम जरा शुरुआत से बात करते हैं। नेपाल में ऐसी कंडीशन आने से पहले कहाँ कहाँ ऐसी चीजें हो चुकी हैं। अगर कुछ समय पहले की आप बात करें, बांग्लादेश में भी कुछ ऐसी कंडीशन थी, वहां के पीएम को भी भागने पड़ा। जो आप देख रहे थे, जो शेख हसीना जी थी, वो इंडिया में शरण लिया उन्होंने। और अगर पीछे और उसके बैकग्राउंड को देखा जाए तो आप इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता की बात करें, फिलीपींस से भी प्रेरित है, जहां के युवा बेरोजगारी से ग्रसित थे और कहा जाए कि उनके पास वहां पे अवसर नहीं मिल रहे थे कि अपने देश को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। तो वहां पे भी ऐसे आपको कंडीशन देखने को मिले हैं। और ये सारा एशियन कंटिनेंट में ही हो रहा है, एशिया कंटिनेंट में भी ही हो रहा है। तो वैसी ही कुछ आग आपको नेपाल में दिखाई दी। तो अगर हम थोड़ी सी और बात करें, और एक नारा भी चल रहा है, जैसे अब अगला हम ध्यान दें, हम ये नहीं कहते कि भारत में कभी भी संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं होती, जनता को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, संविधान के अनुरूप ही हर चीज होनी चाहिए। लेकिन संविधान की रक्षा की सारी चीजें अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो ये चीजें देखना पड़ सकता है किसी भी देश को। तो अगर एक नारा अभी नेपाल के उसमें चल रहा था, केपी ओली जो अभी वहां के प्रधानमंत्री थे और भाग के उन्होंने शरण ली, कहाँ ली अभी तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, कहते हैं इंडिया या दुबई जाएंगे। तो केपी के लिए क्या बोला गया कि केपी चोर, गद्दी छोड़ या देश छोड़। वैसा ही अभी इंडिया में नारा चल रहा है, वोट चोर, गद्दी छोड़। तो समानताएं तो कुछ ना कुछ है, आसपास पड़ोसी देश हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको समानताएं दिखेंगी। तो ये चीजें वैसे तो कहा जाए ब्रॉड कॉन्सेप्ट में तो ऐसी चीजें ना हो किसी देश में। देश का युवा अगर अच्छे से खुश है तभी आपका देश सुसज्जित आगे बढ़ सकता है। अब नेपाल में क्या कंडीशन स्टार्ट हुई, कहा जा रहा है कि जो कहा जाए ना कि 1857 की क्रांति का त्वरित मुद्दा, यानी तुरंत क्या था कि वो
चर्बी वाले कारतूस। तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन, शायद वही एक कारण बना जिसकी वजह से चीजें और चीज बढ़ गई। लेकिन केवल किसी भी क्रांति आंदोलन के लिए एक कारण नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे कारण की एक श्रृंखला होती है जो लास्ट में वो धधकती है और बढ़ती है। सेम यही चीज नेपाल में भी हुई। ज्वलंत मुद्दा तो आपका सोशल मीडिया बैन था ही। अब ध्यान से देखिए, नेपाल जैसे देश में क्या है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, नहीं, मेनली आप कह सकते हो टूरिस्ट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। आप माउंट एवरेस्ट वगैरह और मतलब देखने की, पशुपतिनाथ मंदिर की अगर बात करें तो वहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा है। तो टूरिज्म में अगर बाहर के लोग ही आएंगे, बाहर के लोग कैसे आएंगे? बुकिंग्स वगैरह करके और सोशल मीडिया के थ्रू ही आएंगे ना। तो जो तुरंत हुआ कि लोगों का जो मेन थोड़ा बहुत व्यापार चल रहा था, टूरिज्म से चल रहा था, और सोशल मीडिया सारे बंद हो गए तो वो भी काम ठप हो गया, जिससे उनमें और आक्रोश बढ़ गया। ठीक है, लेकिन उसके पीछे और भी कारण थे। अगर हम नेपाल की बात करें तो कुछ समय की पहले की रिपोर्ट बता रही है कि नेपाल में करीब 21% के करीब बेरोजगारी है। वहां के जो युवा लोग हैं, अभी आप देख रहे थे कि रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, रूस यूक्रेन युद्ध में नेपाली लोग मतलब ऐसे थे कि हम युद्ध में मर जाएंगे लेकिन अपने देश को कुछ पैसा दे जाए। ठीक है, तो करीब कहा जा रहा 10-15 हजार लोग, नेपाल के लोग, केवल वहां पे इतने सारे रोजगार ना होने के वजह से वहां पे सेना में भर्ती हुई, रशिया की आर्मी में। दूसरा, वहां के लोग जो कुछ बाहर थे, सोशल मीडिया के थ्रू अपने परिजनों से जुड़े हुए थे, पढ़ने के लिए गए हैं या जो भी, तो वो सारी चीजें बंद। आप भी समझ रहे हैं, आज के युवा की अगर बात की जाए, सुबह से लेकर शाम तक आप मोबाइल से जुड़े रहते हो। आपसे कह दिया जाए कि मोबाइल आज से बंद, तो आपका लगेगा आपके शरीर का एक अंग काट दिया गया हो। तो वैसा ही उनको लगा कि व्यापार तो है नहीं, बेरोजगारी चरम पे है। वहां पे जो वहां के जो नेता हैं, जो भी सांसद थे, वो सब अपने ही बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिला के 3-4 ही नेता थे। अब 2008 से पहले अगर हम बात करें तो नेपाल में मोनार्की थी, वहां पे राजतंत्र था, राजा ज्ञानेंद्र जी लास्ट राजा थे। उसके बाद 2008 के बाद लोकतंत्र को अपनाया गया, और ये मान के अपनाया गया होगा, जैसा हर देश की परंपरा है कि जनता का शासन होगा, जनता द्वारा किया गया शासन होगा। हाँ, परोक्ष रूप से होता है, जैसे भारत में भी वैसा है। तो उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए ही कामना की होगी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, इन 17 सालों में अगर नेपाल में बात की जाए तो नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट की पार्टियां हैं, और कम्युनिस्ट के कुछ पार्ट हैं, तो उनके ही कुछ पारिवारिक लोग ही बार बार 2-3-4 लोग, जो नाम अभी केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर, ऐसे ही कुछ नाम है, 2-3 लोग हैं, वही बार बार ही सत्ता को लेके आ रहे थे, सत्ता में आ रहे थे, और 13 बार सरकारें गिर चुकी। 17 साल में 13 बार तो सरकारें गिर रही हैं इनकी। कई घोटाले होते जा रहे हैं, कभी एविएशन घोटाला हो रहा है, इमिग्रेंट्स घोटाला हो, बहुत सारी चीजें हो रही। तो वहां की जनता, अगर कहा जाए मेजर इश्यूज क्या थे, सोशल मीडिया तो आपका एक मेजर तुरंत का इश्यू हो गया। इसके पहले भी करप्शन हो रहा था, नेपोटिज्म आप लोग बॉलीवुड में बहुत सुने आपने। वहां पे राजतंत्र, मतलब वहां पे राजशाही में कहा जा सकता था, लोकतंत्र में जो नेता अपने बच्चों को ही बार बना रहे थे। क्या कर रहे थे नेता के बच्चे? बाहर लेविस लाइफ जी रहे थे, सभी जान रहे हैं, और होता भी है ऐसा है। लेकिन वहां पे दबाया गया लोगों की आवाज को। तो मेन सीरियस इशू क्या थे आपके? सोशल मीडिया तो था ही, करप्शन था आपका, नेपोटिज्म था, अनएम्प्लॉयमेंट तो सबसे बड़ा मुद्दा था ही। तो अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया में वहां के जो युवा वर्ग, जेनजी पीढ़ी जो थी, वो नाराज तो थी कि उनको ना तो कोई भी अवसर की समानता मिल रही है, ना वहां पे कुछ है, टूरिज्म का काम है। तो उन्होंने थोड़ा नेपो किड्स अपने, उनके जो भी वहाँ के मंत्री वगैरह, सांसद वगैरह के बच्चों को देखा कि वो तो अय्यासी कर रहे हैं, देश के टैक्स के पैसे से कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ? नवंबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो नेपाल की थी, उन्होंने कहा कि जितने भी हवाला क्या दिया कि हम नहीं चाहते हेट स्पीच हो, फ्रॉड्स वगैरह आए, सोशल मीडिया में फ्रॉड हो, तो सारी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं। कुछ होगी उनकी अपनी पॉलिसी। तो उसमें केवल टिकटॉक, एक बड़ी कंपनी का नाम मैं ले सकता हूं, बाकी किसी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। फिर सितंबर, करीब 2-3 सितंबर या उसके पहले, अभी इसी महीने की बात है,
तो उन्होंने नोटिस दिया होगा उसके पहले, तो बैन कर दिया करीब 25-26 जो बड़े-बड़े फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके यूट्यूब वगैरह सारे बैन कर दिए। अब बैन कर दिए तो जनता का आक्रोश बढ़ गया। एक तो उनका तुरंत जो कुछ लोगों का टूरिज्म से काम चल रहा था, बेचारे जो भी बेरोजगार हैं, कम से कम घर में बैठ के कुछ तो देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। जब अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी होगी, बाहर जाएंगे। वो भी छीन लो, मतलब वो डिप्रेशन में मर जाए। तो फिर क्या हुआ कि अब कोई भी आंदोलन अकेले दम पे तो नहीं हो सकता। उसके लिए वहां की एक कहा जाए एनजीओ थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हामी नेपाल। हामी नेपाल मतलब वी नेपालीज अगर कहा जाए, तो वो एक एनजीओ थी जो पहले शायद नेपाली आर्मी के साथ फ्लड एरिया में भी वर्क कर चुकी है। मेनली वो स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स के बीच में काम करती थी। तो उसके पीछे फंडिंग भी थी। अब फंडिंग का भी एक बार कंसेप्ट आप समझिएगा। उसके पीछे अगर फंडिंग कहा जाए तो बड़ी बड़ी वाइबर, जापानीज एक चैटिंग कंपनी है, और कोका कोला वगैरह, इन्होंने फंडिंग की अराउंड, भारतीय रुपयों में कहा जाए तो 12.5-13 करोड़ रुपए। नेपाली की बात की जाए तो करीब 1 आप 6 करोगे तो 20 करोड़ नेपाली रुपए के आसपास फंडिंग की गई। आप थोड़ा सा दिमाग अगर थोड़ा ये कंपनियां कहाँ की हैं, अमेरिका साइड की कंपनियां। अमेरिका भी क्या चाहता है, नेपाल में हमारा थोड़ा सा कमांड रहेगा तो बेस बना सकता है, वहां से वो चाइना का अपोजिट रहता ही है, चाइना को भी वो देख सकता है, इधर इंडिया पे भी कमांड कर सकता है। तो उसके अपने वो अमेरिका की आप जानते हैं कि वो कहीं भी टांग अड़ाता रहता है अपने प्रभुत्व के लिए। वी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन आर द ग्रेटेस्ट होंगे। तो ये भी एक एंगल आगे जरूर निकल के आएगा, कुछ ना कुछ तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहा होगा, तभी कुछ ऐसी चीजें हुई। क्योंकि उस हामी नेपाल को फंडिंग मिली, जो स्टूडेंट्स इमिग्रेंट्स पे मेनली वर्क करते थे, उन्होंने सर्कुलेट करना स्टार्ट किया। वीपीएन नेटवर्क के थ्रू ये लोग काम कर रहे थे, जो आपको लोकेशन ट्रेस नहीं होने देता है, क्योंकि सोशल मीडिया तो बैन ही था। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ स्टूडेंट्स ने संसद के आसपास जाना, सोचा कि एक धरना देते हैं। जैसे कि सारे लोग, जैसे आप दिल्ली में बात करें, जंतर मंतर से आपको मार्च करना है संसद भवन तक, तो ऐसे लोग करते हैं। ठीक है, अपनी आवाज उठा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने मुद्दों को रख सकते हैं सरकार के सामने, सरकार को सुनना पड़ेगा। जैसे अभी आप अ, देखें, अभी एसएससी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, प्रोटेस्ट में आवाज को दबाया गया, गलत किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच और स्टूडेंट्स के जो हित थे वो नहीं पूरे किए गए, और एसएससी चालाकियां करता जा रहा है। उसमें हम बाद में बात करेंगे, अभी उसको चालाकी करने दो, हम बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे। फिर क्या हुआ कि वो उन्हें संसद तक मार्च करना चाह रहे थे, वहां गए, थोड़ा हिंसा हो सकता है, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन वहां के पॉलिटिशियन ने तानाशाही कर दी। उन्होंने ओपन फायरिंग करवा दी, कहा रबड़ बुलेट्स, जो भी आप टैंकर पानी वगैरह सारा चलाया, लेकिन उसमें कई बच्चों की जान चली गई, कुछ 10-12 साल के बच्चे भी थे। तो इससे आग और बढ़ गई, आग और बढ़ी, तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या आया। देख रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर की वाइफ भी मारी जा रही, और इवन पुराने मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो मिसेस थी, उनकी भी जल के डेथ हो गई। तो ऐसी चीजें अगर आप तानाशाही करोगे, आवाज नहीं सुनोगे, दबाओगे, तो ये चीजें तो निकल के बाहर आएंगी। लेकिन ये किसी देश के लिए सही नहीं है। संविधान हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। संविधान नागर ह- जैसे हमारे संविधान, हम भारत के नागरिक, हमारे भारतीयों के लिए बना है, वहां भी कुछ नेपाल के नागरिकों के लिए कुछ बेहतर होना चाहिए, ताकि वहां की जो समस्याएं हैं उनकी सरकारें उसको सुने। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने के बाद आप देख रहे हैं कि इस समय क्या रूप ले चुकी हैं। ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि जहां का युवा अगर बेरोजगार है और वो अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वो अपनी बात कहाँ रखेगा? सरकार के सामने ही तो रखेगा, वही तो अपॉर्चुनिटी देगी कि वो खुद कुआं कूदने लगेगा। और सरकारें ही नहीं सुनेंगी तो ये आक्रोश होना जरूरी ही था। लेकिन अगर सरकारें पहले सुन लेती तो शायद ये चीजें नहीं होती। तो यहाँ पे एक चीज मैं कह सकता हूं कि
हमें ये जरूर चाहिए कि किसी भी देश, जो एशियन कंट्रीज है वहाँ, क्योंकि कई सारे देश डेवलपिंग हैं, अभी सारी संभावनाएं नहीं हैं, तो वहाँ की सरकारें बच्चों की, वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी बात सुने और उस पे अमल करे, ना कि अपने स्वहित के लिए अपने ही खानदान को आगे बढ़ाते रहें। वो भारत देश के लिए भी है। यहाँ के भी जो भी अ, नेतागण है या जो भी है, वो संविधान के अनुरूप बेरोजगारी को कम करें और चीजों को अच्छा करें, ताकि जो यहाँ की भी जनरेशन जेन जी है वो कभी ऐसे कदम ना उठाए जो देश हित में नहीं है। धन्यवाद।